हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं टू दी पॉइंट सीरीज में फ्रॉम सम्यक सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के माध्यम से हम आपके लिए आरएस प्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक अध्यक्ष होता है। इसका अर्थ ये हुआ, या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है, डी फैक्टो हेड होता है इंडिया का। भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और इसके साथ साथ आपको याद रखने वाली बात यह भी है कि ये राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार भी होता है। तो प्रमुख सलाहकार राष्ट्रपति का कौन है? प्रधानमंत्री है। इसके साथ साथ वह भारत सरकार का कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सारी जो भी जवाबदेही है सरकार की वो कौन करता है? वो आपका प्रधानमंत्री ही करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री वह मंत्री परिषद के बारे में, तो याद रखेंगे कि इनसे संदर्भ में आर्टिकल नंबर 74 और 75 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 74 की, तो ये कहते हैं कि यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसको या उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रमुख जो है वो कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो है वो इन्हीं मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी कार्य जो है राष्ट्रपति कर रहा है वो किसके कहने पे कर रहा है? वो मंत्री परिषद के कहने पे कर रहा है। जानने वाली बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसमें एक प्रावधान किया गया था। प्रावधान ये था कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद की जो सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और अगर वही सलाह दोबारा से मंत्री परिषद के द्वारा भेज दी जाती है राष्ट्रपति को, तो उस पर उसे कार्य करना होता ही है, वो बाध्य हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है वो मंत्री परिषद में निहित है और जिसका प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री। इसी अनुच्छेद के तो दूसरा उपबंध है 74(2) में ये लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद की दी गई सलाह जो है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आती। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां लिखा है? 74(2) में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के प्रति वो कहां लिखे हुए हैं? वो लिखे हैं आपके आर्टिकल नंबर 78 में। तो मंत्री परिषद के सभी निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करने का जो पूरा कर्तव्य है वो किसका है? वो प्रधानमंत्री का है। और संघ के मामले जैसे जिन चीजों के लिए राष्ट्रपति उससे कोई सूचना मांगता है तो वो सूचना पूरी तरीके से राष्ट्रपति को देने का कर्तव्य किसका है? वो है प्रधानमंत्री का। यदि राष्ट्रपति को आवश्यक हो तो किसी भी मामले को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना होगा जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा कोई भी या कह सकते हैं परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 78 में ये 3 प्रावधान दिए हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में जो कि राष्ट्रपति के साथ उसको निभाने होते हैं। प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ये कैबिनेट, ये सरकार का अध्यक्ष है, एक तरीके से सरकार का हेड होता है। ये कैसे चुना जाता है? तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो बहुमत होती है लोकसभा में और कह सकते हैं जो भी जीती हुई पार्टी होती है उसका जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सरकार का भी हेड होता है, ये भारत के अलग अलग जगह पे प्रतिनिधित्व भी करता है और सबसे खास बात जो है जानने की, जो कि इसकी शक्तियों से संबंधित है, वो ये है कि ये अंतरराज्यीय जो मंडल है उसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को निर्मित हुई थी उसका पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना होता है। संसद से संबंधित अगर हम लोग बात करें तो ये संसद में जो बहुमत का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी योग्यता की, तो इसकी योग्यता के लिए हमें ये समझना है कि संविधान में किसी भी तरीके का प्रावधान उल्लेखित नहीं है, परंतु जब भी हम बात करते हैं योग्यताओं की तो यहां पर आपको ये समझना है कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आपका कोई भी मंत्री हो,
वो अपने पद पर कब तक रह सकता है, कब तक, अगर वो 6 महीने, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कि प्रधानमंत्री और मंत्री पद पर कोई भी व्यक्ति जो है वो तब तक रह सकता है जब तक वो संसद का सदस्य है। अगर मान लीजिए कि वो संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो 6 महीने तक, ध्यान रखिएगा, 6 महीने तक वो उस पद पर रह सकता है, परंतु उस 6 महीने के अंतर्गत उसे निर्वाचित होना होगा, चाहे वो किसी भी सदन में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी प्रकार से हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा हुआ कि अगर कोई वो व्यक्ति जो है लोकसभा का है और अगर वो मंत्री पद पर जाना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी, और उस अगर वो राज्यसभा से संबंधित है तो वो उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 30 साल। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमें यह भी समझना होगा कि आर्टिकल नंबर 75 में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो बहुमत के कह सकते हैं जो इच्छा के अनुसार होती है। जो भी बहुमत का जो लीडर होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के स्वरूप में नियुक्त कर देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है वो किसके समक्ष होती है, वो भी राष्ट्रपति के ही समक्ष होती है। और याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो ईश्वर की शपथ लेता है और गोपनीयता की शपथ लेता है, याद रखेंगे इस बात को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम लोग कि मंत्रिपरिषद की अगर हम लोग बात करें तो इसकी संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि 91 संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया था, उसमें एक खास प्रावधान किया गया था। उसमें क्या प्रावधान किया गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो मंत्री परिषद की जो लिमिट है उसको निश्चित कर दिया गया था, उसे 15% कर दिया गया था। परंतु जानने योग्य जो बात है वो ये है कि 91 संविधान संशोधन जो 2009 में आया उसने 15% जो हिस्सा किया है वो किसका है, वो कुल संख्या का, लोकसभा का कुल संख्या की बात की है उसने, इस बात को ध्यान रखेंगे। संसद की कुल संख्या की बात नहीं की है। इसका मतलब यह हुआ कि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं तो उनकी कुल संख्या का 15% नहीं, लोकसभा की संख्या का 15% ही लोग जो हैं वो क्या बन पाएंगे, वो आपके मंत्री बन पाएंगे। ये किसमें लिखा है, 91 संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान लाया गया। इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो ठीक है, राज्यों में विधानसभा आ जाएगी तो हमें समझ में आ जाता है, परंतु जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में इस प्रावधान को 15% न करके कितना 10% कर दिया गया था। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आ रहा समझ में एक चीज। हाँ, कहीं कहीं पर जब विधानसभा की जो सीटें ही बहुत कम होती हैं तो वहां पर 15% वाला जो हिस्सा है वो प्रावधान नहीं लगता है। जैसे गोवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे 15% बहुत कम मंत्री हो जाएंगे, इसलिए वहां पे एक निश्चित संख्या बना दी जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों का प्रकार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको याद रखनी कि ये संविधान में मंत्रियों के प्रकार का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, परंतु जानने वाली बात यह है कि मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें एक और चीज आपको जो जाननी है वो ये है कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है वो 44वें संविधान संशोधन से पहले कहीं भी संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के बाद इस कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें अगर हम लोग बात करें तो मंत्रियों का जो प्रकार है अगर वो संविधान में उल्लेखित नहीं है तो कहां उल्लेखित है, तो मंत्री के वेतन भत्ते अधिनियम 1952 में उल्लेखित है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है कैबिनेट मंत्री का, दूसरा है राज्य मंत्री का और तीसरा है उप मंत्री का। तो यहां पे कैबिनेट मंत्री, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार शब्दों का प्रयोग होता है, कैबिनेट मंत्रियों का प्रयोग होता है, और एक बार काफी बार शब्दों का प्रयोग होता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं या कैबिनेट मंत्रियों की जो मंत्री परिषद होती है उसमें क्या फर्क है। तो याद रखेंगे मंत्री परिषद एक बड़ा समूह है जिसमें 60 से 70 अलग अलग तरीके के आपके मंत्री होते हैं, और उसी के अंदर जो सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं जो कि सबसे ज्यादा निकटतम होते हैं प्रधानमंत्री के, जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 होती है, वो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। प्रमुख विभाग के ये मुखिया होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है, दूसरी श्रेणी जो आती है मंत्रियों की, वो है आपकी
कैबिनेट मंत्रियों की और राज्य मंत्रियों की, जो कि कैबिनेट मंत्रियों के सहायक मंत्री होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े विभाग होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय जो होते हैं, उनके बहुत सारे छोटे उप मंत्रालय भी होते हैं। जैसे केंद्र मंत्रालय के 6 विभाग हैं, तो इन 6 विभागों के लिए अलग अलग राज्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये अपनी पॉलिसी स्वयं नहीं बनाते, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जो पॉलिसी आती है उन पर ये काम करते हैं। इसी राज्य मंत्री में एक और प्रावधान होता है जिसको बोलते हैं राज्य मंत्री, वो भी किस तरीके के, स्वतंत्र प्रभार से। तो स्वतंत्र प्रभार का मतलब यहां पर यह हुआ कि वो प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट मंत्रियों से तो नहीं जुड़े हैं, उनका अपना खुद का छोटा सा मंत्रालय है, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स मंत्रालय हो गया, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये आपके स्वतंत्र प्रभार से उस पर काम करते हैं। जानने वाली बात यह है कि जो स्वतंत्र प्रभार से जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते जब तक कि उनको बुलाया नहीं जाता। अंत में आते हैं तीसरी श्रेणी में, जो उपमंत्रियों की बात करता है, वो है प्रशासनिक मुखिया का मतलब याद रखेंगे, जो उपमंत्री होते हैं ये प्रशासनिक मुखिया होते हैं। और जानने वाली बात यह है कि ये भी कैबिनेट मंत्री की बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें और जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो क्या है, एक शब्द और प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट क्या है, ये एक ब्रिटिश प्रावधान था जिसमें, जो कि खासकर इसलिए लाया गया जिससे कि हम पता कर सके जो सरकारी मंत्री हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये एक तरीके की निगरानी रखने के लिए रखा गया था। इसमें होता क्या है कि विपक्ष के जो लोग होते हैं उसी में से आपका एक मंत्री बना दिया जाता है, जो कि सरकारी मंत्री के बिल्कुल समक्ष होता है, बिल्कुल बराबर होता है, और वो कोशिश कर रहा होता है कि जो भी गलती सरकारी मंत्री कर रहा है उसको लैमलाइट में लाया जा सके। तो याद रखेंगे इस बात को। तो छाया मंत्रिमंडल कहां से है, ब्रिटिश प्रावधान से आया है। इसके बाद एक और शब्द का प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं किचन मंत्रालय, या फिर हम कह सकते हैं किचन कैबिनेट उसको बोला जाता है। किचन कैबिनेट की जो व्यवस्था है ये खासकर हमारे यूएसए से आई है। हमने इस प्रावधान को कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। और ये यूएसए से क्या है, ये खासकर उन मंत्रियों का पूरा समूह होता है जो कि प्रधानमंत्री के बहुत ही ज्यादा निकटतम होते हैं। और इसी में हम लोग अगर भारतीय व्यवस्था की बात करें तो हर मंत्री की भी एक आंतरिक मंत्रालय होता है, या कह सकते हैं आंतरिक मंत्रिमंडल होता है। मतलब एक मंत्री के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे मंत्री जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिससे कि वो समझ पाए कि किस तरीके से अच्छे प्रावधान बनाने हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, तो हमें ध्यान रखना है कि मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ये कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में, 75 में। और ये किसके प्रति उत्तरदायित्व है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है ये इनका राष्ट्रपति के प्रति होता है। और जानने वाली बात जो है, जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो यही है कि पेपर में आता है प्री में, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है, तो याद रखेंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ये आपका 75 का सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। यदि प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दे तो क्या होगा, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो याद रखेंगे समस्त मंत्री परिषद जो है वो भंग हो जाएगी, और या मान लिया जाएगा कि जो लोकसभा है वो भंग हो चुकी है और दोबारा से चुनाव होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो त्यागपत्र है उसका मतलब क्या हुआ, सभी मंत्रियों या मंत्री परिषदों का त्यागपत्र माना जाएगा। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी उनको हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।